स्टेशन में ट्रेन के रुकते ही मैं जिस पैसेंजर के साथ बैठा हुआ था वो अचानक से अपना सारा का सारा सामान पैक करके ले जाने के लिए तैयार होने लगा। मेरे पूछते ही उन्होंने कहा कि सेकंड क्लास में उनके जान पहचान के कुछ लोग जा रहे हैं और वो लोग जिस बर्थ पे रुके हुए हैं वहाँ के एक बर्थ खाली होने वाला है, इसीलिए अगला सफ़र वो उन्हीं के साथ तय करेंगे। जाने से पहले हंसते हंसते उन्होंने मुझसे कहा, अरे यार, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस बर्थ में अब कोई नहीं है और आप राजा की तरह यात्रा कर सकते हैं। अपने हाथ और पैर फैलाएं और एक वीआईपी की तरह अपने समय का आनंद लें। ये सब मीठी मीठी बातें सुनने से पहले ही मैंने बाहर की बोर्ड में जो नाम लिखी रहती है उस पे पहले ही नज़र घुमा के अनुमान लगा लिया था कि मेरे साथ एक और पैसेंजर आने वाले थे जो कि यहाँ के बहुत ही जाने माने लेखक हैं। अब ऐसे इंसान को मैंने देखा तो नहीं, बस उनकी तस्वीर देखी थी। अब ये अगर मेरे साथ यात्रा करते तो यकीन मानिए इतने बड़े आदमी के साथ सफ़र करना थोड़ा सा अटपटा लगता, लेकिन शुक्र है कि वो नहीं आने वाले हैं। असल में किताबें और उनके लेखक, इन दोनों से ही मुझे काफ़ी डर लगता है। मैं काम करता हूँ स्टैटिस्टिक्स में। अब ये कहने में मुझे बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही कि जहाँ पर गणित का सवाल होता है वहाँ पर किताबें और उनके रस, इन सब का होना काफ़ी दर्दनाक होता है। पूरे भारत देश में कितने सारी किताबें छपती है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उसका एक हिसाब करके दे दूंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया उन किताबों में मैंने कितनी पढ़ी है, तो बस 100 में से 0 आने वाले किसी छात्र की जो हालत होती है मेरी भी वो हो जाएगी। इसीलिए उनके उतरते ही मुझे काफ़ी राहत महसूस होने लगी। अच्छी तरह से सोने का इंतज़ाम करके हाथ पैर फैलाकर किसी राजा की तरह मैं बैठ गया और फिर एक सिगरेट जलाई। ट्रेन स्टेशन से छोड़ने के बाद कुछ ही देर के अंदर ही काफ़ी सारे स्टेशन निकल गए, लेकिन मैं उस खुशी के माहौल में इतना खोया हुआ था कि सच कहो तो समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन रोशनी बुझाकर जैसे मैंने सोने की कोशिश की तब पता नहीं एक अजीब सी अशांति मेरे चारों तरफ मंडराने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं अकेला हूँ। नहीं, सिर्फ इस कमरे में नहीं, इस पूरे ट्रेन में अकेला हूँ। मेरे अलावा और कोई यात्री नहीं है इस ट्रेन में। एक विशाल भूतहा गाड़ी में बैठकर बड़े से अंधेरे के समुंदर को चीरते हुए पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ना ही मुझे पता है ना ही इस गाड़ी को पता है। ये सोचते सोचते मैं फिर से उठकर बैठ गया और लाइट जलाई और रोशनी पड़ते ही मेरे अंदर जितना भी डर जमा हुआ था वो सब दूर हो गया। सिर्फ दूर ही नहीं हुआ बल्कि मुझे हंसी भी आने लगी। सच कहूँ तो मेरे साथ जो लेखक आने वाले थे भले ही वो नहीं आए, लेकिन उनका प्रभाव अभी से मुझ पर होने लगा है। अब पता नहीं अगर वो सच में आ जाते तो कितना भयानक होता। पता नहीं क्यों ऐसी उटपटांग ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। अजीब बात है, मैंने एक गिलास पानी पी और रोशनी को जलता हुआ छोड़ के ही सो गया। अब आपको तो पता है, और मेरी एक बुरी आदत है, आँखों में अगर रोशनी पड़े तो नींद कतई नहीं आती। अब क्या करें, इधर उधर करवट बदलने लगा, लेकिन रोशनी बुझाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि रोशनी बुझाते ही वो डरावने ख्यालात शायद फिर से वापस आ जाएंगे। आंखें बंद करके लगातार मैं निद्रा देवी के लिए
साधना किए जा रहा था, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ ही पल के लिए। उसके बाद एक नया डर मेरे चारों तरफ मंडराने लगा। मुझे लगने लगा कि ये गाड़ी, ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नहीं चल रही। ये बात सोचते ही एक के बाद एक जितने सारे ट्रेन के एक्सीडेंट हुए हैं वो सब मुझे याद आने लगे। इस अंधेरे की सागर को चीरते हुए ये ट्रेन किसी अंधे की तरह सिर्फ दौड़े जा रहा है, पार किए जा रहा है कितने सारे सोए हुए गांव, खाली मैदान, काले जंगल, नदी, ये सब कुछ। ये मानो कुछ ऐसा है जैसे अपने आप को विधाता के हाथ में पूरी तरह से समर्पित कर देना। कौन कह सकता है कि कब क्या हो जाए, कहाँ पर कौन से पटरी का कौन सा फिश प्लेट ढीला पड़ा हुआ है, कौन से ब्रिज का कौन सा पिलर टूट गया है। बस थोड़ी सी देर में देखते ही देखते ये ट्रेन अपनी पटरी को छोड़कर किसी बॉल की तरह जमीन में गिर पड़ेगा। और उसके बाद इस बार मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है कि वो इतने सारे उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं। हर दिन हर रात पता नहीं कितने सारे ट्रेन से मैंने इधर उधर जा चुका हूँ, और इसके अलावा भी कितने सारे ट्रेन इधर उधर जा रहे हैं। उनमें से कितनों का एक्सीडेंट होता है। दुर्घटना की डर मुझे जितना है उससे ज़्यादा तो रेल कंपनी वालों का है, खासकर उन लोगों का जो लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं। कम से कम 300 से 400 लोगों की ज़िंदगी को दांव पे लगाकर ये लोग जा रहे हैं। इसीलिए डर तो उनको लगना चाहिए, चिंता तो उनको आनी चाहिए। मैं फिर से उठकर बैठ गया। इस बार मैं टॉयलेट की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अंदर पहुंचकर अच्छी तरह से मुंह पर पानी छिड़का। मैं पहले भी ट्रेन में अकेला सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लगता है किसी वजह से मेरा दिमाग गर्म होकर पड़ा हुआ है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। अपने बर्थ पे वापस आके मैंने कमरे के 2 पंखों की रफ्तार बढ़ा दी और बढ़ाकर फिर से लाइट बंद करके सो गया। और उसके बाद फिर से वही होने लगा। वही अनजान डर फिर से मेरे ऊपर हावी होने लगा। मुझे लगने लगा कि ज़रूर कुछ होने वाला है, कुछ तो ज़रूर होगा, आज या फिर कल, इस गाड़ी में या फिर इस गाड़ी के बाहर। इस गाड़ी में मैं अब अकेला नहीं रहा, मेरे साथ कुछ तो है जो कि चल रहा है। मैं जिस बर्थ पे सोया हुआ हूँ उसी बर्थ के नीचे ही शायद ये छुप कर बैठा हुआ है। अगर मैंने एक बार अपनी नज़र नीचे घुमाई तो फिर उसकी जलती हुई आंखें मुझे ज़रूर दिखेंगी। ओह, इस बार मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? किस वजह से? कोई भी वजह मुझे पता नहीं चल पा रही थी। इस पूरी दुनिया के जितने भी उल्टे सीधे ख्यालात थे वो सब मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे। हाल ही में मैंने कुछ विदेशी भूतों की कहानियाँ पढ़ी थी, शायद उन्हीं का असर हो रहा है। इस अजीब हालात से खुद को बचाने के लिए मैंने एक नई तरकीब निकाली। इस बार मैंने अपने खुद के मन से ही जंग शुरू कर दी। ज़बरदस्ती सोचने लगा, गणित के कुछ मुश्किल सवालों के जवाब। कम से कम 1 घंटे तक ये जंग चलती रही और 1 घंटे बाद अगला स्टेशन निकल गया मेरे आंखों के सामने से। और फिर धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। अब मुझे क्या पता था कि जगे रहने से भी ज़्यादा खतरनाक होगा सो जाना। मेरे अंदर जो भी डर छिपा हुआ था वो सब एक के बाद एक रेंगते हुए बाहर आने लगे, और इस बार वो लोग और भी ज़्यादा भयानक रूप में
मेरे नींद में ही वापस आ चुके थे। मैं बुरा सपना देख रहा था। वो ख्वाब बहुत ही भयानक था। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि मैं एक पहाड़ के सामने खड़ा हुआ हूँ, जिस पहाड़ पर घास तो छोड़ो, एक पेड़ तक नहीं था। बहुत बड़े बड़े चट्टानों से सजी हुई एक बड़ा सा पहाड़, और चारों तरफ भी कोई नहीं था, बस एक गिद्ध जो कि उस पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद भी मैंने देखा कि वो गिद्ध अपने भूखे दृष्टि से नीचे की तरफ देख रहा था, जहाँ पर 4 लोग एक लाश को कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। पता नहीं कहाँ जा रहे थे। उन 4 लोगों के चेहरे में ही एक अजीब सी थकान में दिख रही थी, और उन 4 में से मैं भी एक था। नींद में ही मैं चीख उठा और चीख कर उठकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। चलती हुई ट्रेन की आवाज़ से भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा था मेरा दिल, जिसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैंने फिर से लाइट जलाई और तय किया, नहीं, इस बार मैं और नहीं सोने वाला, चाहे कोई भी वजह हो। कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे अंदर। घड़ी की तरफ देखा तो पाया रात 3 बज रहे थे। बस और एक से 1.5 घंटा, उसके बाद ही सुबह हो जाएगी। चलो, इतनी देर तक जग के बैठा ही रहता हूँ, शायद वही ठीक रहेगा मेरे लिए। बैठ के मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद वो लेखक आज मेरे साथ सफ़र करते। इतने भयानक सपनों से तो कई ज़्यादा अच्छा है किताबें और लेखकों की बातें। ट्रेन की सीट पर आराम से बैठकर मैं फिर से वही गणित के कठिन सवालों के जवाब ढूंढने लगा, और ढूंढते मुझे फिर से नींद आने लगी, और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद होते ही मैंने फिर से वही भयानक सपना देखा। वही पहाड़, वही गिद्ध, और हम 4 लोग मिलकर एक लाश को ले जा रहे हैं। और इस बार मैं जिस हालत में नींद से उठा, मैंने इस बार सिर्फ चीखा नहीं, बल्कि ज़ोरों से एक दर्दनाक आवाज़ निकाली और उठकर बैठ गया। बैठते ही मेरे आँखों के सामने खिड़की से आने वाली सुबह की किरण लगी, और मैं थोड़ा सा शांत हुआ। अगर मुझे ये किरण ना दिखती तो या तो मैं ट्रेन की चेन खींच देता, या फिर खुद ट्रेन से कूद जाता। नींद से जागने के बाद मैंने सारी खिड़कियां खोल दी। सूरज पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था, लेकिन फिर भी उसकी चमक चारों तरफ फैल रही थी। बाहर की पेड़ पौधे, मैदान और पहाड़, ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग देख रहा हूँ। एक ठंडी हवा खिड़की से आकर मेरे पूरे शरीर में कांटे उगा दिए, लेकिन फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे मन के अंदर से बस एक ही बात बाहर आई, हेल द होली लाइट। सुबह 8 बजे मेरी ट्रेन स्टेशन में पहुंची, और मैं उस भूतहा ट्रेन से उतरकर जैसे मेरे जान में जान आई। स्टेशन में मेरे मामा जी ने एक कार भेज दी थी। उसी में बैठकर 1 घंटे के अंदर ही 8 किलोमीटर सड़क में पार हो गया। मेरे मामा एक बैचलर इंसान थे, और साथ में थोड़े से पागल किस्म के भी। पहले तो वो एक सन्यासी बनकर इधर उधर भटकते रहते थे, और उसके बाद एक दिन घर वापस आकर डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की।
एक ऐसे गांव में जाकर वो बसे जो कि बहुत ही दूर दराज में मौजूद था। होम्योपैथी चिकित्सा में उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान लाभ किया था और उसी ज्ञान के दम पर वो उस गांव के सबसे बड़े डॉक्टर बन चुके थे। जंगलों से घिरा हुआ पहाड़, एक छोटी सी नदी और कुछ घर लोग, और साथ में मेरे मामा जी का एक छोटा सा घर, इन सबको मिलाकर जो खूबसूरती बन रही थी वो मेरे शब्दों में बयान करने के लिए काफी नहीं था। हाँ, अगर मेरे साथ वो लेखक महाशय होते तो शायद वो कर पाते। अगर मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो लोग अपनी रोज की भागदौड़ की जिंदगी से जाने माने लोगों की शक्ल देख देख कर परेशान हो चुके हैं, उनके लिए ये जगह बिल्कुल सही है। मेरे मामा जी घर के बाहर ही खड़े थे। उनकी सर पर सफेद बाल सुबह की किरण में चमक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चमक रही थी उनकी हंसी। मामा ने मुझे देखकर कहा, आओ मेरे लड़के आओ, क्या तुम्हारी यात्रा अच्छी रही? क्या तुम्हें अच्छी नींद आई मेरे बेटे? तकलीफ? ये कहने के बाद मैंने थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुराते ही मुझे याद आ गई पिछली रात की वो डरावनी ख्वाब। थोड़ी देर बाद ठंडे ठंडे पानी से अपने आंखों को धोकर और मुर्गी के अंडे का ऑमलेट खाने के बाद मेरा जैसे सब कुछ स्वाभाविक होने लगा। मैंने खाते खाते ही मामा जी को मेरे उस बुरे ख्वाब के बारे में बताया। सुनकर तो मामा जी जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि तुमने यहां आने से पहले मांस खाया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं मेरे बेटे? हाँ, खाया था, लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया था। हाँ, मैं सही था। तुमने अपना पेट गर्म कर लिया है और इसी कारण तुम्हें कल रात बुरे सपने आए। ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है, अब जाओ और 3 घंटे के लिए एक अच्छी मीठी नींद लो और मुझे अपने कुछ मरीजों से मिलना है। जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोपहर का भोजन करेंगे। सुबह का खाना खत्म करके और मामा की बातें सुनकर मेरा मन पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद बिस्तर पे सोते ही मैं गहरी नींद में चला गया। लेकिन इस बार मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, एकदम पूरा अंधेरा। नींद टूटी उस घर में जो नौकर था उसके रोने की आवाज से। मैं दौड़ के बाहर आया। मैंने देखा कुछ लोग मामा को कंधे पर लेकर इसी तरफ आ रहे थे और वो नौकर जोर जोर से रो रहा था और बाकी लोगों के चेहरे पर भी दुख से भरी मायूसी साफ दिख रही थी। वो क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मैंने जोरों जोरों से सबसे पूछने लगा, क्या हुआ? क्या हुआ क्या यहाँ पर? लेकिन जवाब की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से, मतलब मेरे मन को पहले से ही शायद पता थी। लेकिन फिर भी किसको पता थे कि मामा को दिल का दौरा था। 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सड़क पे घोड़े लेकर चढ़ते ही वो घोड़े से गिर गए। वहाँ के लोगों ने बताया कि घोड़े से गिरकर उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि घोड़े पर बैठे रह के उनकी मौत हो चुकी थी। मैं ये सुनकर पत्थर का पुतला बन गया। रोने की ताकत मेरी थी नहीं। अब जब आ ही गया हूँ तो रोना मुझे शोभा नहीं देता, इसीलिए किसी भी तरह से खुद को संभाल कर 8 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस में एक टेलीग्राम भेज दिया मेरे घर वालों को। और फिर सारा बंदोबस्त करके जब हम लोग लाश को लेकर निकले तब कितने बजे होंगे? 4 से 4:30। सूरज की रोशनी तब धीमी पड़ चुकी थी। धीमे धीमे पैरों से हम 4 लोग चल रहे थे दूर शमशान घाट की तरफ। लेकिन ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? हम लोग जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पर वही पहाड़ था, बिना पेड़ों का, जिसको मैंने अपने ख्वाब में देखा था।
और ऊपर वही गीत बैठकर अपने पंखों को फड़फड़ाया जा रहा था किसी काल पुरुष की तरह। सब कुछ बिल्कुल ही एक जैसा, चारों तरफ सुनसान, और उसी सुनसान सड़क से हम लोग जा रहे थे शमशान की तरफ। एक अजीब सी डर ने मुझे घेर लिया और मैं चलते चलते रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पैरों को जमीन में गाड़ दिया है। मुझे याद आने लगा तो फिर पूरी रात जिसने मुझको ख्वाब दिखाया था ट्रेन में, कौन था वो? मैं जिस बर्थ पे सो रहा था, मुझे लग रहा था कि नीचे की बर्थ में कोई है। मतलब वहां पर कौन था? क्या वो यमदूत? क्या वो यमदूत था? मेरे साथ मेरा ही साथी बनकर यहां तक पहुंचा है। मतलब मैं पूरे रास्ते। कहते हैं कि जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिंदगी तो हम लोग सब जीते हैं, उसे महसूस भी करते हैं, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो किसी अंधेरी कोने में चुपचाप बैठकर ज़रा महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको भी महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हो। कोई तो है जो आपके साथ हर पल घूम रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। शुभ रात्रि।